एंड वेलकम टू द चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड, सप्लाई और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैंने पीपीएफ कर्व जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। कैपिटल अक्यूमुलेशन कैसे पीपीएफ कर्व के साथ रिलेटेड है वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। तो वील स्टार्ट विद दैट। वाइल इसके साथ साथ मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर 2, चैप्टर 3 में है वो भी मैं कवर करूँगी। फ़िलहाल के लिए डिमांड सप्लाई इम्पॉर्टेंट है तो हम उस पे जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई आर टू फोर्सेस थ्रू विच मार्केट इकोनॉमी फंक्शन। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट डिटरमाइंड होता है। मार्केट डिटरमाइंड यानी डिमांड एंड सप्लाई को मिला के जो इक्विलिब्रियम मिलता है उस पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है, अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ये मार्केट इकोनॉमी फंक्शन करता है इन दो चीज़ों पे डिपेंड करके। इन अ मार्केट इकोनॉमी व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स। तो जैसे आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया होगा पढ़ने, 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 3 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच या व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस में ये जो है डिमांड एंड सप्लाई हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ देम। तो मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन है, वो परफेक्ट कंपटीशन के केस में मार्केट का प्राइस एंड कितनी क्वांटिटी मिलेगी या कितनी क्वांटिटी डिमांड है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो किस तरीके से डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है इंटरसेक्शन या इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, तो इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपको देगा कि कितना प्राइस एंड कितनी क्वांटिटी होगी, जो कि हम लोग आगे जैसे ही चैप्टर को कवर करते जाएंगे हम देखते जाएंगे। प्राइस इन टर्न इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन द मार्केट इकोनॉमी। प्राइस क्या होता है? प्राइस इन्फ्लुएंस करता है डिमांड एंड सप्लाई को। किस तरीके से? यही लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हाउ प्राइस and demand are inversely related. If there is an increase in the price, there is a decrease in the quantity demanded. Law of supply, if there is an increase in the price, there is an increase in the quantity supplied. Quantity supplied क्या है? Q inversely related है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में या ये वाले प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो प्राइस क्या करता है? प्राइस डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ साथ वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, किसमें? एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज में। किस गुड पे ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए रिसोर्सेज, क्योंकि जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है उस कमोडिटी का डिमांड कम होगा, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगा तो हम एलोकेट उस कमोडिटी पे रिसोर्सेज नहीं कर सकते। तो जैसे ही प्राइस आपको पता चल जाता है, क्वांटिटी आपको पता चल जाती है डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के वजह से, तो आप जान पाते हो कि कितनी क्वांटिटी के लिए रिसोर्सेज लगाने हैं। तो एलोकेशन कितना होना चाहिए रिसोर्सेज का वो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी सप्लाइड
एंड डिमांडेड है वो 1000 यूनिट्स है, तो मुझे पता है 1000 यूनिट्स यानी आई हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली कि 1000 यूनिट्स या 1000 जो भी कमोडिटी है उसके 1000 यूनिट्स में लगा सकूँ या बना सकूँ. डिमांड एंड सप्लाई डिस्क्राइब हाउ बायर्स ऑफ द गुड कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, दैट इज द हाउस होल्ड्स जो कंज्यूम करते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स ऑफ द गुड दैट इज द फर्म बिहेव इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड अदर फैक्टर्स. ये जो है ये डिमांड एंड सप्लाई क्या बता रहा है? डिमांड एंड सप्लाई का जो अभी थियरी हम पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली क्या बताता है? वो बताता है कि कैसे बायर्स जो है वो प्राइस से अफेक्ट होते हैं और कैसे सेलर्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं प्राइस से. In this chapter, we will explain the concept of demand and supply and factors which determine them. Obviously, it is very important कि demand and supply separately हम पढ़ें. क्यों डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या फैक्टर्स है जो डिमांड में शिफ्ट लाते हैं, क्या फैक्टर्स है जिनके वजह से डिमांड में मूवमेंट होता है, प्राइस जब बढ़ जाएगी तो डिमांड किस तरीके से अफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड विद दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सप्लाई ऑल्सो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, शिफ्ट लाते हैं सप्लाई कर्व में, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो explain how relative price of goods are determined through interaction of demand for and supply of the supply of them. तो इंटरैक्शन के थ्रू कैसे प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिटरमाइन होता है वो भी हम देखेंगे. अब आते हैं मार्केट्स एंड कंपटीशन. मार्केट्स एंड कंपटीशन का रिलेशन है क्या? The concept of demand and supply that have been evolved refer to the markets where competition prevails both among buyers of the goods and sellers of the goods. तो competition दोनों में है. किन दोनों में? buyers में भी competition है, sellers में भी competition है. तभी जाके जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा. बायर्स में कंपटीशन का मतलब क्या है? बहुत सारे बायर्स हैं. अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप चले जाओ, दूसरा बायर है हमारे पास जो ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदेगा. सेलर में भी कंपटीशन है, यानी मैं एज अ कंज्यूमर किसी सेलर के पास जा रही हूँ तो वो मुझे महंगा दे रहा है तो मैं सस्ते वाले के पास चली जाऊँगी. तो सेलर्स में भी कंपटीशन है. तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, या जिसे हम इंटरैक्शन डिमांड एंड सप्लाई का इंटरैक्शन बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है. अब मार्केट एज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स. अब जब हम मार्केट की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, मार्केट यानी वो मार्केट नहीं जो भाजी मार्केट आप जाते हो सब्जी लेने अपने पेरेंट्स के साथ, या आप सुपरमार्केट जाते हो मॉल्स में, वही सिर्फ मार्केट नहीं है. मार्केट अगर आपको कोई पूछता है इन इकोनॉमिक्स एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपको कोई मार्केट के बारे में पूछता है कि मार्केट का मतलब क्या, मार्केट का मतलब ये है कि जहाँ पे दो लोग बायर एंड सेलर आके इंटरैक्शन करें एंड एक्सचेंज करें. एक जन जो है सेलर जो है अपना कमोडिटी सेल करेगा, बायर जो है उसे खरीदेगा. चाहे वो ऑनलाइन होता हो, चाहे वो फ़ोन पे होता हो, चाहे वो आमने सामने हो रहा है किसी जगह पे, इट डजंट मैटर. वो दो लोग आके इंटरैक्शन कर रहे हैं और जो कमोडिटी है वो परचेज या सेल हो रही है. तो दैट इज़ मार्केट. सो market as understood in economics is not a particular place where buyer and seller meet each other to buy and sell goods or services. वो वही नहीं है जहाँ पे लोग आके सिर्फ मिल रहे हैं. I'll just highlight that part. A market as understood in economics is not, यहाँ पे not है, not a particular place where buyers and seller meet each other to buy and sell goods and services. यानी मार्केट स्ट्रक्चर सुपर मार्केट या भाजी मार्केट वो नहीं है. अ मार्केट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इज एन अरेंजमेंट बाय विच बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर टू मेक एनी ट्रांजैक्शन. ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, आप ऑनलाइन परचेज करते हो, दैट इज़ अगेन अ मार्केट.
क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को मिलाया जाता है, उनको इंटरैक्ट करने दिया जाता है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन हैव ट्रांजैक्शन, तो उसे मार्केट कहते हैं। दिस कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट हो रहा है बायर एंड सेलर के बीच में मार्केट में, मे बी थ्रू पर्सनल मीटिंग के थ्रू भी हो सकता है, बट मोर ऑफन इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ थ्रू टेलीफोन, फैक्स, ईमेल्स, ऑनलाइन। तो सारी चीज़ें मार्केट ही कहलाती हैं। In the concept of demand and supply, it is generally assumed that there is a competitive market for goods and services. तो डिमांड एंड सप्लाई जब हम पढ़ते हैं, अज्यूम यही किया जाता है कि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। A competitive market is one in which there is a large number of buyer and sellers, so that no one can affect the market price of goods and services. Competitive market का सबसे important feature यही है। There are large number of buyers and there are large number of sellers. large number of buyers की वजह से ही एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इन दोनों के वजह से ही आपके प्राइस पे कोई अफेक्ट नहीं आता है। अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा के रखना चाहते हैं कि मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, मार्केट में प्राइस 10 रुपीज़ है, आई विल सेल इट एट 15 रुपीज़ ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट। आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते उस कमोडिटी का। क्यों? क्योंकि आप अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो जितने कस्टमर आपसे पहले लेके जा रहे थे वो अभी नहीं लेंगे, वो दूसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स, तो वो दूसरे के पास चले जाएंगे। वेराज अगर आप प्राइस कम करने की कोशिश करते हो तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम करोगे तो दूसरे प्रोड्यूसर्स जो है वो भी कम कर सकते हैं। तो इस वजह से प्राइस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे आने वाले वीडियोस में, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से प्राइस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो प्राइस पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। जो मार्केट में ऑनगोइंग प्राइस है वही प्राइस चलेगा, आप ना ही उसको बढ़ा सकते हो ना ही उसको कम कर सकते हो। Each producer or seller produces or offers for sale only a little amount of a same and similar product. तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में देर आर नंबर ऑफ सेलर्स, तो पूरे टोटल मार्केट का ओनली सर्टन अमाउंट या सर्टन 10% या 5% एक सेलर सेल करता है, उतना ही यूनिट्स वो सेल करता है। तो पूरे मार्केट का जितना भी लिटिल अमाउंट है वो सेल करता है। Therefore, if he charges a more than the prevailing market price, then buyers will buy the product from other producer. क्योंकि वो सिर्फ सर्टेन अमाउंट सेल कर रहा है बना के, तो इस वजह से अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो दूसरे की तरफ चले जाएंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया। The buyers will buy the product from other sellers. In this competitive market, a seller has no incentive to charge less, as he can sell the amount of the product he can produce at गोइंग प्राइस। तो वो कम पे बेचने का करेगा भी नहीं, क्योंकि प्रिवेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ है अगर, तो मैं 10 पे बेच के खुद का प्रॉफिट क्यों कम करूँ, तो वो कम में बेचने का करेगा भी नहीं। सिमिलरली इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट नो बायर कैन अफेक्ट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट एज ही बाइज ओनली अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट। इवन जो बायर है वो बायर भी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्रिवेलिंग प्राइस पे। अगर उसे सस्ता चाहिए, वो सस्ता नहीं बोल सकता कि 15 रुपीज़ ऑन गोइंग प्राइस है, आप मुझे 10 रुपीज़ में दो। वो बोलेगा आप जाओ दूसरे प्रोड्यूसर या दूसरे सेलर के पास जाओ, वो आपको 10 में देता है तो उससे पूछो। आप दूसरे के पास जाते हो, वो भी वही बोलेगा क्योंकि प्रिवेलिंग प्राइस ही 15 रुपीज़ है, वो 10 में क्यों बेचे, तो वो कम में बेच के खुद का प्रॉफिट क्यों कम करेगा। तो इस वजह से कोई भी आपको कम में नहीं देगा, तो आप प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वेराज आप ज़्यादा भी नहीं दे सकते, ज़्यादा तो आप एज अ कंज्यूमर, मैं खुद प्रिवेलिंग प्राइस ही 15 रुपीज़ है, मैं 20 रुपीज़ क्यों दूँगी,
मैं दूसरे के पास नहीं चली जाऊँ तो प्राइस को इन्फ्लुएंस ना ही कंज्यूमर कर पाता है ना ही प्रोड्यूसर कर पाता है। ये हमने समझ लिया। अब आते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है? यूटिलिटी एंड डिमांड, यूटिलिटी होता क्या है पहले वो देखते हैं। पीपल डिमांड गुड्स बिकॉज दे सेटिस्फाई देयर वांट्स। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर होता है कमोडिटी में। हमारा वांट है, हम फूड क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें प्रोटीन मिले, तो वो वांट है हमारी, वो सेटिस्फाई करती है हमारे नीड्स को। हमारा नीड क्या है कि हमें एनर्जी मिले, हमें प्रोटीन मिले, हमें विटामिन्स मिले। तो हमारे नीड्स हैं, उन नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो कमोडिटी जो कि फूड है। तो क्योंकि वो जो कमोडिटी है वो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब उस कमोडिटी में वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। इस वजह से इसे कहते हैं कि वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। द यूटिलिटी मीन्स amount of satisfaction which a person derives from consuming a commodity. Utility क्या है? Utility is the amount of satisfaction, जो satisfaction आपको मिल रहा है। जितना मैंने एक एप्पल खाया, एप्पल से मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो 10 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो होता है यूटिलिटी। कितना यूटिलिटी डिराइव किया वो होता है यूटिलिटी, या कितना सेटिस्फैक्शन लेवल मिला वो यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंटिटी है। अब सब्जेक्टिव एंटिटी क्या होता है? मुझे एक एप्पल खाने से 10, अगर मैं नंबर्स के तौर पे सेटिस्फाई को डिफाइन करूँ, ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन इज अ फीलिंग। सेटिस्फैक्शन को आप नंबर के तौर पे नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे पूछता है कि आप नंबर के तौर पे डिफाइन करो, आप बताओ कितना आप रेटिंग दोगे, तो मैं बोलूँगी मुझे 10 जितना सेटिस्फैक्शन मिला है। अब वही दूसरा पर्सन जो है वो बोल सकता है मुझे ज़्यादा नहीं मिला, मुझे एप्पल खाने से सिर्फ 5 जितना यूटिलिटी। तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव यानी सबका अलग अलग फीलिंग्स होगा। इस वजह से सब अपना अलग अलग यूटिलिटी लेवल या यूटिलिटी उनको या सेटिस्फैक्शन उनको जितना मिला है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो यूटिलिटी इज एन सब्जेक्टिव एंटिटी एंड रिसाइड्स इन द माइंड्स ऑफ द मैन। वो फीलिंग है, फीलिंग आपके माइंड में होती है, आप सेम नहीं रख सकते। बीइंग सब्जेक्टिव इट वेरीज विद डिफरेंट पर्सन। तो हर एक अलग अलग पर्सन का अलग अलग यूटिलिटी होगा। दैट इज डिफरेंट पर्सन डिराइव डिफरेंट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन गुड। एक एप्पल से आपको कुछ और यूटिलिटी मिल सकती है, मुझे कुछ और यूटिलिटी मिल सकती है, पुअर पर्सन को कुछ और यूटिलिटी मिल सकती है, रिच पर्सन को कुछ और यूटिलिटी मिल सकती है। करेक्ट? तो यूटिलिटी डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। पीपल नो यूटिलिटी ऑफ गुड्स बाय मीन्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? खुद वो फील करके आप बताते हो कि कितनी यूटिलिटी मिली। अब अगर कोई मुझे ऐसे पूछेगा कि मैंने एप्पल खाया ही नहीं है, आज तक मैंने लाइफ में एप्पल नहीं खाया, ऐसे हम लेके चलते हैं, और किसी और पर्सन ने एप्पल खाया और उसका फेस देख के मैं देख रही हूँ वो हाँ स्माइल कर रहा है, एक एप्पल मुंह में ले रहा है, स्माइल कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है, मैं उसको देख के बोल रही हूँ उसको यूटिलिटी पक्का 10 की मिली होगी, तो एप्पल खाने से 10 की यूटिलिटी मिलती है। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। इंट्रोस्पेक्शन यानी क्या? मैं खुद उसे फील कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग इट ऑन माई सेल्फ। तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। तो आप खुद खा के और फील कर रहे हो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, और आप फिर नंबर दे रहे हो कि 10 सेटिस्फैक्शन मिला। तो इंट्रोस्पेक्शन से होता है द डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी। सो हियर यू हैव द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन। द डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी बाय अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ही एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम इट। डिज़ायर क्या है? अब मैं आती हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि डिमांड जो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है।
डिमांड जब हम बात करते हैं तो डिमांड इज इक्वल टू नथिंग बट डिजायर. आई एम राइटिंग रॉन्ग. इट्स डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस अबिलिटी टू पे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगी, अभी जाके वो वीडियो देख लो. डिमांड का मतलब ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. तो जब हम डिज़ायर की बात करते हैं, डिज़ायर तभी आता है, डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी बाय अ पर्सन. डिज़ायर कब करेगा? डिज़ायर मतलब मैं चाहती, मुझे वो चीज़ चाहिए. वो कब करेगा? जब उस कमोडिटी में यूटिलिटी हो, आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तभी आप वो चीज़ खरीदना चाहोगे. करेक्ट. तो द डिज़ायर फॉर द कमोडिटी बाय अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी. वो यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, कितना यूटिलिटी है ही एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम इट. अगर पता है कि उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली डिज़ायर वो करेगा. द ग्रेटर द यूटिलिटी ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ कमोडिटी, ग्रेटर हिज डिज़ायर फॉर दैट कमोडिटी. अगर उससे मुझे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी तो मुझे चाहिए वो कमोडिटी. डिज़ायर आप करोगे कि मुझे अभी के अभी वो चाहिए. करेक्ट. इट शुड बी नोटेड दैट नो क्वेश्चन ऑफ एथिक्स और मोरालिटी इज इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ द वर्ड यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं यूटिलिटी की, यूटिलिटी में आप मॉरल्स, एथिक्स की बात मत करो. सिगरेट स्मोकिंग मॉरली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है. अल्कोहल एथिकली रॉन्ग है, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. सो मॉरली एथिकली रॉन्ग है. लेकिन अगर किसी पर्सन को उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो यूटिलिटी आप कैलकुलेट करोगे. अब बोलोगे कि वो डिज़ायर करेगा, उसको डिज़ायर होगा अल्कोहल का. इट डजंट इन्वॉल्व कि मॉरली या एथिकली सही है कि नहीं. सो the commodity may not be useful in ordinary sense of the term. Even then, it may provide utility to some people. For instance, alcohol may actually harm a person, but it possess utility for a person who want it satisfies. जो alcohol, जिनको alcohol बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है alcohol is harmful, लेकिन फिर भी वो यूटिलिटी होल्ड कर रहा है किसी पर्सन के लिए, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए, तो यूटिलिटी होल्ड करेगा. तो यूटिलिटी जो टर्म इकोनॉमिक्स में है उसको है ना, कुछ मतलब यूटिलिटी जो टर्म है ना, वो ये नहीं देखता कि ये सही है पर्सन के लिए कि नहीं. सिगरेट स्मोकिंग और ये सब ये गलत है, वो ये नहीं देखता. आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो यूटिलिटी है. उस कमोडिटी, दैट कमोडिटी होल्ड्स यूटिलिटी फॉर यू. Thus, the desire for alcohol may be considered immoral. Desire जो है, जो चाहना है अल्कोहल पीने का, वो शायद इमोरल होगा. इट्स नॉट मॉरली करेक्ट बिकॉज आपको वो हार्म करेगा, आपके हेल्थ के लिए वो गलत है. लेकिन नो सच मीनिंग इज कन्वेड इन इकोनॉमिक सेंस ऑफ द टर्म. लेकिन जब डिज़ायर या यूटिलिटी की हम बात करते हैं तो हम ऐसा कोई डेफिनेशन मॉरली, एथिकली करेक्ट, मॉरली इनकरेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते. तो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर कोई भी चीज़ यूटिलिटी होल्ड कर रही है तो डिज़ायर होगा उस चीज़ का. Thus, in economics, the concept of utility is ethically neutral. So, this is your statement. The concept of utility is ethically neutral. Ethically neutral मतलब वो ethics को consider नहीं करता. Ethically wrong है, ethically right है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. वो neutral है. राइट हो चाहे रॉन्ग हो, हम यूटिलिटी का जितना यूटिलिटी है वो बताएंगे. द पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव देम यूटिलिटी एंड इंक्रीज देयर वेलबींग. तो अनलिमिटेड वांट्स है जो देन यूटिलिटी, ऑब्वियसली ये वांट्स यूटिलिटी सेटिस्फाई करते हैं, इसके वजह से वो वांट है. So the people have unlimited wants. They have unlimited wants for goods and services which give them utility. ये wants क्या करती है? ये wants उनके utility देती है and increase their well-being. और
वो उनका, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप अच्छे से खुश रहोगे तो उनका वेलबींग भी बढ़ेगा. Thus, utility which the people get from consuming goods and services give rise to demand for them. तो जो satisfaction मुझे derive हो रहा है उस पे या उसके वजह से हम डिमांड करते हैं कमोडिटी का. Demand for goods reflect the decision of the people which wants to satisfy. अगर मैं किसी कमोडिटी को डिमांड कर रही हूँ, लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स की इस बुक को डिमांड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये बुक मुझे कुछ यूटिलिटी देती होगी, इस वजह से मैं वो डिमांड करती हूँ. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट ओनली कि डिमांड फॉर गुड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है. डिमांड अगर आप किसी गुड का कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो बताएगा कि क्या डिसीजन है लोगों का कि कौन सी कमोडिटी वो चाहते हैं या कौन सी कमोडिटी उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है. अगर उनका वांट है रीडिंग का तो बुक्स उनको सेटिस्फाई कर रही है. तो हमें पता चलेगा कि पीपल आर वांटिंग बुक्स बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग देम. दैट्स द रीजन दे आर डिमांडिंग इट. सो हियर वी कंक्लूड दिस वीडियो. In the next video, I'll be explaining you the meaning of demand and quantity demanded. जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड का अभी इसी वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड का मैंने डेफिनेशन दिया. प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड. मैंने डिमांड क्यों नहीं बोला प्राइस इंक्रीज, तो डिमांड कम क्यों नहीं हो रहा, मैंने क्वांटिटी डिमांड क्यों बोला, तो उसका डिफरेंस हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. तो अगर आपको अच्छे से समझ रहा है तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को एंड डू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन यूटिलिटी का और डिमांड का समझाए कि क्या रिलेशनशिप है. Comment if you have any feedback or any doubt, and yes, do share the video. Keep sharing your videos. This videos जो आपको समझ रहे हैं उन्हें शेयर करते रहिए. मैंने देखा है बहुत कम लोग शेयर करते हैं, तो कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, उनको भी हेल्प मिल जाए. और अगर आपको किसी भी इकोनॉमिक्स के पेपर्स, माइक्रो मैक्रो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, किसी भी पेपर के लिए मेरे से ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, ऑनलाइन 1-on-1 ट्यूशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नेम और आपका सिलेबस. जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी. थैंक यू.